नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मेरे बगल ये जो शब्द लिखे हुए आप देख रहे हैं वो है राहुल फेल ममता पास। आपको भी लग रहा होगा कि एक ऐसे समय में जब पंजाब की सियासत और कांग्रेस संगठन और सरकार के रूप में बहुत बुरी तरह फंसी हुई है और पंजाब में मुख्यमंत्री को लेकर के तमाम तरह की अटकलें और रस्साकसी का एक दौर देखा जा रहा है, तो फिर राहुल कैसे फेल हुए या ममता कैसे पास हो गई? बात तो पंजाब की करनी चाहिए और मैं कर रहा हूं बात राहुल फेल ममता पास। जी हां, ये मेरे वाक्य नहीं है या मेरी सोच नहीं है, बल्कि एक बांग्ला अखबार के एक लेख के मुताबिक, और ये जो सोच बन रही है टीएमसी में वो ये है कि राहुल गांधी विपक्षी एकता के तमाम प्रयास कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर चाहे जितना कर लें, लेकिन 2024 को अगर ध्यान में रखा जाए आम चुनाव को, तो उसके पहले विपक्षी एकता की वो सारी कवायद वो एक विपक्ष के नेता के तौर पर भले करें, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार के विकल्प के तौर पर वो प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, फेल रहे हैं। ये हमारा कोई मत नहीं है, ये मत है तृणमूल कांग्रेस के एक मुखपत्र का, और साथ ही साथ तृणमूल के बड़े नेताओं का भी विचार है। और तृणमूल के इस सोच के पीछे कारण भी है, क्योंकि तृणमूल ने मोदी लहर के बावजूद और तमाम प्रयासों के बावजूद जिस तरीके से बंगाल में अपने सत्ता को रिटेन रखा, और उसके साथ ही साथ हर उस मुद्दे पर जहां मोदी सरकार को घेरना होता है, ममता एक सशक्त विपक्षी नेता के तौर पर सामने आती हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष की एकता समय की मांग है, क्योंकि अगर मोदी सरकार को कायदे से हर मुद्दे पर घेरना है तो एक सशक्त भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए, और विपक्ष का एक ऐसा नेता होना चाहिए जो वास्तव में मोदी के कद को पकड़ सके, उसे विपक्ष के नेता के तौर पर मरोड़ सके। ऐसी सोच विपक्ष की हो सकती है, विपक्ष के नेता की, विपक्ष के नेताओं की, थिंक टैंक्स की, रणनीतिकारों की, लेकिन सबका यह मानना है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से विपक्षी एकता के तमाम प्रयासों को करने के बावजूद अपना औरा एक प्रमुख विपक्षी नेता के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। इसलिए उनका वो कोई भी प्रयास जो मोदी सरकार को 2024 में घेरेगी वो विफल रह सकता है। ये आशंका भी उस अखबार में व्यक्त की गई है, और इससे साफ जाहिर होता है कि शरद पवार के बाद ममता बनर्जी के पार्टी से और उनको समर्थन देने वाले बांग्ला अखबार के एडिटोरियल से इतना जरूर तय हो जाता है कि विपक्ष के सारे धड़े एक होकर के मोदी सरकार को घेरना तो चाहते हैं और वो कोशिश और कवायद कर भी रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसी कवायद में अपने आप को सबसे आगे रखने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस को सबसे आगे रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से फ्लॉप होते हैं। और शायद यही कारण है कि शरद पवार भी एक बार को ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना वो किला भी नहीं बचा पाई, और उससे आगे तक की बात कह दी गई कि किला और बिल्डिंग तो बचाना दूर की बात, बंगला बचाना तो दूर की बात, वो तो अपना एक छोटा सा मकान भी नहीं बचा पाए। और शरद पवार के बयान के बाद अब ममता बनर्जी इस तरह से बयान दे रही हैं, और आपको मालूम होगा कि वर्तमान समय में विपक्ष के एकता के प्रयास और विपक्ष की एक आवाज अगर कोई बनने की ताकत रखता है और बहुत कुछ अपने मन में वो पाले हुए है भविष्य में विपक्ष की राजनीति को लेकर के, तो दो नाम सामने आते हैं, एक शरद पवार और दूसरी ममता। और पिछले एक माह में इन दोनों की तरफ से जो बयान आए हैं, हालांकि ममता की तरफ से ये बयान नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के विचार, उनके थिंक टैंक्स के विचार अगर एक अखबार के एडिटोरियल के माध्यम से सामने आते हैं, वो भी उन परिस्थितियों में जब विपक्षी एकता की दरकार है और विपक्षी एकता की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि
2024 के पहले एक बड़ा लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बरकरार रखने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर देखा जाए, और साथ ही साथ विपक्षी एकता के या विपक्षी एकता की जो धार है या विपक्ष की जो धार है उसका भी टेस्ट हो जाएगा 2022 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही होकर के देश की राजनीति अर्थात दिल्ली की राजनीति जाती है, ये माना जाता है। तो इन दोनों प्रयासों में जिस तरीके से शरद पवार के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये विचार व्यक्त किया गया है वो बहुत मौजू है। और अब भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तमाम प्रयासों के बावजूद विपक्षी एकता की मुहिम चलती तो है, लेकिन एक ही बात पर सब कुछ बात आकर के रुक जाती है, और वो है कि क्या राहुल के नेतृत्व में ही विपक्षी एकता की जो धार है वो दिखे, आगे बढ़े, और वर्तमान रूलिंग पार्टी एनडीए भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के रूप में देखा जाए तो एनडीए को पछाड़ा जा सके, परास्त किया जा सके। लेकिन सवाल अगर तृणमूल कांग्रेस के किसी मुखपत्र की तरफ से है या शरद पवार की तरफ से है, इसे हम एकांगी नहीं मान सकते, इसे हम यूं ही नहीं कह सकते कि बस ऐसे ही बयान दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान समय में पंजाब और पंजाब के बाद अब राजस्थान में जिस तरीके की सियासत कांग्रेस में संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर देखी जा रही है, उसमें भी राहुल गांधी की ही भूमिका मुख्य मानी जा रही है। आपको याद होगा कि शनिवार के दिन जब अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया तो उन्होंने हालांकि जिक्र हाईकमान और सोनिया गांधी का नाम लिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिद्धू ने जो दबाव बनाई और दबाव बनाने के बाद सिद्धू की रणनीति पर जो आगे बढ़ाने का काम किया गया वो राहुल के निर्देश पर किया गया। और कुछ ऐसी ही स्थिति अब पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी दिख रही है, और वो ये है कि वहां भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और इन दोनों रूलिंग स्टेट्स में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर धुरंधर और दुर्धर्ष जो कांग्रेस की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते रहे वो नेता हैं, एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो बाकायदा कह दिया कि 5 दशक से अधिक के समय की राजनीति का ये प्रतिफल जहां उन्हें इतनी बेइज्जती महसूस की गई। तो इन सब मुद्दों पर अगर आप देखें तो पार्टी की स्थिति क्या है, और ये सारे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, और कांग्रेस में वही होता है जो सोनिया, राहुल और प्रियंका चाहते हैं, और उसमें राहुल जो मुख्य तौर पर चाहते हैं। और पंजाब में ये प्रयोग गुजरात के प्रयोग को देखते हुए किया गया, लेकिन गुजरात में जो पार्टी इतने बड़े प्रयोग की कि वो उसने मुख्यमंत्री को भी बदला, सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को एक एक करके बदला, उसने जातियों को भी साधने की कवायद की, उसने विकास के मुद्दे पर एक बिल्कुल, हालांकि पटेल समुदाय से ही वो मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र पटेल का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि नितिन पटेल का नाम सबसे आगे आ रहा था। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए वो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर सकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र स्तर पर सशक्त नेतृत्व है, और साथ ही साथ संगठन के स्तर पर और उनका जो पन्ना लेवल का जो कार्यकर्ता है उसके भी फीडिंग्स को, उसके भी जितनी भी बातें उनकी तरफ से इनपुट्स दिए जाते हैं ऊपर स्तर पर संगठन के, वहां पर उसको संज्ञान में लेकर के निर्णय लिया जाता है। और गुजरात में इतना बड़ा प्रयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का प्रयोग उत्तराखंड में भी किया है, और इसी तरह का प्रयोग कर्नाटक में भी कर सकी, क्योंकि संगठन और केंद्र स्तर पर साथ ही साथ केंद्रीय अगर उनको संसदीय समिति को भी देखा जाए, संसदीय जितने भी नेता हैं उनके उस समिति में उनकी ताकत को देखा जाए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व को देखा जाए, और जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में संघ परिवार के साथ मिलकर के जिस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रही है, और उसी का प्रतिफल है कि इस तरह के निर्णय, इस तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकी, जहां पर मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने के बाद पार्टी का अभिवादन करता है, पार्टी ने जो उसके लिए दिया है
उसके प्रति वो आभार व्यक्त करता है और साथ ही साथ उसे त्यागपत्र देने के पहले ये सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है कि जो पार्टी के हित में है वही उसने किया। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने जो कुछ भी कहा मीडिया के सामने, उससे साफ जाहिर है कि पंजाब हो या राजस्थान, वहां पर जो इलाकाई नेता हैं और उसके जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं इस समय एक लचर आला कमान की नीति को चुनौती देते हुए प्रस्तुत करते रहे अपने आप को। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा है, लेकिन कैप्टन के विकल्प के तौर पर वहां अगर कोई आ रहा है पंजाब में तो उसके राह में कितने कांटे हैं इसका सहज और बिल्कुल आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। तो इन सारे मामलों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस की राजनीति में भूचाल बराबर आ रहे हैं और उस स्थिति में जब राहुल गांधी विपक्ष की एकता को कायम करने के लिए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश के तहत एक से एक बिना सोचे समझे या अपने हिसाब से वो रणनीति के तहत बहुत सोच समझकर जो बयान देते हैं, वो हास्यास्पद स्थिति न सिर्फ राहुल की बनाती है बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी स्तर उससे गिरता है। ये और बात है कि इस देश के लोकतंत्र में राहुल की अनर्गल कही हुई बातों का बचाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी ये आरोप लगाते हैं कि मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष का सहयोग कर रही है, मीडिया बिक गई है। मीडिया पर आरोप लगाने से पहले काश राहुल गांधी के या कांग्रेस पार्टी के वो रणनीतिकार वो ये समझ सकें कि उनके प्रमुख नेता किस तरीके का बयान और कहां पर, किस जगह पर और किस मामले को जोड़ करके वो देते हैं, ये शायद वो नहीं देखते। और इन्हीं सब बातों का मूल्यांकन करने के बाद शरद पवार का बयान आता है और टीएमसी की तरफ से जो उनका मुखपत्र है उसमें भी ये बात कही जाती है कि राहुल गांधी विपक्षी एकता को कायम नहीं कर सकते और विपक्षी एकता के उनके सारे प्रयास हालांकि वो सराहनीय हैं, लेकिन वो मोदी को एक बड़ा चैलेंज दे सकते हैं। ये कम से कम अब टीएमसी भी मानने लगी है कि वो नहीं दे सकते और शरद पवार तो कह ही रही हैं, अब कह ही रहे हैं। अब आप ही अनुमान लगाइए कि शरद पवार के बयान के बाद टीएमसी के एक अखबार के माध्यम से बांग्ला थॉट प्रोसेस में राहुल को लेकर के जो एक इमेज बन रही है विपक्षी नेता के रूप में, वो बहुत कमजोर बन रही है। उस कमजोर स्थिति में राहुल गांधी अपनी कैसी लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत रखते हुए अपने पुराने पार्टी को, जो कि लगभग 100 साल से अधिक हो गई है, हालांकि आज़ादी की लड़ाई की बात हम छोड़ दें तो आज़ादी के बाद भी जिसने 75 सालों में बहुत कुछ काम किया भी है, उस पार्टी का भी योगदान है, लेकिन एक कमजोर कड़ी के रूप में राहुल गांधी को माना जा रहा है। और उस कमजोर कड़ी में राहुल गांधी विपक्षी एकता जो कि समय की मांग है वो कायम नहीं कर सकते, अब ये स्पष्ट कहा जाने लगा है। बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस पर प्रतिक्रिया क्या देती है। वो यहां भी बीच का रास्ता जरूर अपनाएंगे, लेकिन इतना तय है कि ज्यों-ज्यों 2024 नजदीक आ रहा है, उसके पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, राहुल गांधी को लेकर के विपक्ष के तमाम वो बड़े नेता अपने बयानों में मुखर होकर के बोलने लगे हैं कि मोदी का विकल्प राहुल नहीं बन सकते। और टीएमसी के उस अखबार में बाकायदा कहा गया है कि ममता ही वो विकल्प हो सकती हैं, क्योंकि ममता ने मोदी की चुनौती को स्वीकार करके बंगाल में जिस तरह से सत्ता को गेन किया, सत्ता को बरकरार रखा, उससे साफ जाहिर है कि उनमें वो सारी कुवत है जिसमें वो विपक्ष की एकता को कायम कर सकती हैं। तो ये वो बात जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि वो सारी विपक्षी एकता की कोशिशें जो राहुल गांधी कर रहे हैं, हालांकि इस समय वो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अंतर्कलह को ही संभालने में लगे हुए हैं और संभालने की कोशिशों में, कवायद में पार्टी ऐसा कर ले भी जाएगी, लेकिन संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कांग्रेस की फजीहत होनी तय है। और इन्हीं सब झंझावतों के बीच जब विपक्ष के किसी धड़े के किसी बड़े नेता की तरफ से
कोई बड़ा बयान आ जाता है तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके 3 प्रमुख नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरीके से मुश्किलों में फंसे हुए हैं। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।